आप देख रहे हैं SK TV। दोस्तों, इसराइल ईरान की जंग रुक तो गई है, लेकिन क्या असल जंग अब शुरू होने जा रही है? हालांकि ईरान ने सुर्ख झंडा उतार दिया है, खामनाई ने पैगाम दिया और गजा के लिए खतरनाक मंसूबा तैयार हो चुका है। इसराइल, अमेरिका और अरब ममालिक क्या नया खेल खेलने जा रहे हैं? आज की इस वीडियो में इन तमाम तर बातों को तफसील से जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, इसे एंड तक पूरा लाजमी देखिएगा। दोस्तों, ईरान और इसराइल की जंग अगरचे रस्मी तौर पर ख़त्म हो चुकी है और फिल वक्त के लिए एक सीज़ फायर हो चुका है, मगर फिर भी ये कहा नहीं जा सकता कि फ़िलहाल जंग रुकी है या नहीं। ईरान की मस्जिद से वो सुर्ख झंडा भी उतार दिया गया है जो जंग की अलामत होता है। लेकिन दोस्तों, हालात रुके नहीं और मुसलसल नई अपडेट्स आ रही हैं। ईरान से भी, इसराइल से भी, अमेरिका से भी और ख़ास तौर पर गजा से एक बहुत बड़ी खबर आई है। इन सब पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं ईरान पर, क्योंकि दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि आयतुल्लाह अली खामनाई कहाँ थे। आयतुल्लाह अली खामनाई को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे थे कि वो कहाँ चले गए, वो कोई बात क्यों नहीं कर रहे, वो आवाम के सामने क्यों नहीं आ रहे। कल शाम जब उनका टेलीविज़न पर पैगाम नशर किया गया, उनका बयान अंग्रेज़ी में भी, फ़ारसी में भी और मुख्तलिफ़ ज़बानों में शेयर किया गया। ये खिताब दो वजूहात से बहुत अहम है दोस्तों। पहली वजह तो ये है कि पूरी दुनिया में ये सवाल उठाया जा रहा था कि आयतुल्लाह अली खामनाई ज़िंदा हैं, क्या उन्हें कत्ल तो नहीं कर दिया, क्या वो बीमार हैं या वो किसी ऐसी हालत में हैं कि वो बात नहीं कर सकते। ये तमाम शुकूक व शुबात इस वीडियो से ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वो उसी पुराने अंदाज में भरपूर ताकत से अमेरिका को बराह रास्त चैलेंज करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हमारी एटमी मराकज़ पर हमला किया, लेकिन वो नाकाम और बेअसर साबित हुआ। इस खिताब की दूसरी वजह दोस्तों ये है कि उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर इसराइल दोबारा हमला करेगा तो ईरान इससे ज़्यादा ज़ोरदार जवाब देगा। उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका और सहूनी ताकतों दोनों को शिकस्त दी है। अब दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि आयतुल्लाह अली खामनाई को इतने दिन कहाँ रखा गया। ये बात तो दोस्तों वाज़ेह है कि उन्हें एक महफूज मकाम पर रखा गया होगा ताकि इसराइल के हमले से उन्हें बचाया जा सके, क्योंकि दोस्तों जंग के पहले दिन इसराइल ने आयतुल्लाह अली खामनाई को भी कत्ल करने की कोशिश की थी। हालांकि उस वक्त इस बात पर किसी को यकीन नहीं आया था, लेकिन आज इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल में इसराइली वजीर दिफा का बयान छपा है और वो कहते हैं वी वांट टू किल खामनाई, यानी हम खामनाई को कत्ल करना चाहते थे। और दोस्तों ये बात वाज़ेह करती है कि इसराइल ने कितने ख़तरनाक अज़ाइम के साथ ईरान पर हमला किया, मगर उसने शिकस्त खाई। और दोस्तों आयतुल्लाह अली खामनाई का बयान एक तरह से मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से बहुत अहम है, क्योंकि आयतुल्लाह अली खामनाई ने मुहर्रम में आकर अपना बयान जारी किया। अब दोस्तों सीज़ फायर की असल हकीकत क्या है? ईरान ने कभी सीज़ फायर की दरख्वास्त नहीं की, उल्टा इसराइल सीज़ फायर के लिए परेशान था। तमाम बातों को समझना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसराइल की जानिब से अभी भी ऐसे बयानात आ रहे हैं जिनसे लगता है कि दोबारा कोई हमला हो सकता है। कल एक खबर चली थी कि ईरान में किसी इमारत पर हमला हुआ और 2-3 अफराद हलाक हो गए हैं, लेकिन ना ईरान के किसी अखबार ने इसकी तस्दीक की और ना ही इसराइली मीडिया ने। तो लगता तो यूं ही है कि ये सिर्फ एक अफवाह या शरारत थी। अब दोस्तों ईरान की जवाबी कार्रवाई और उसमें इसराइल का कितना नुकसान हुआ, उसकी तफसील ईरान ने जारी कर दी है। ईरान ने बाकायदा एक फहरिस्त जारी की कि उसने इसराइल के किन मकामात को निशाना बनाया। नवातिम और ओवादात एयरबेस पर शदीद हमले हुए, न्यूक्लियर सेंटर पर भी हमला हुआ, यूनिट 8200 जो साइबर वार का यूनिट है उस पर भी वार किया गया, बिन गोरियान एयरपोर्ट, राफेल सेंटर और इससे मुल्का पावर प्लांट पर भी हमले हुए। हाइफा का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ दोस्तों, पावर प्लांट और ऑयल रिफाइनरी तबाह हो गई। तलनौफ एयरबेस भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। गिरियात गाह, इंडस्ट्रियल सिटी और वजारत जंग की इमारत को भी शदीद नुकसान पहुंचा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ईरान में इस वक्त दाखिली सफाई जारी है। ईरान में बहुत सारे अफराद को गिरफ्तार किया गया है जो मुसाद के लिए काम कर रहे थे। उनके मोबाइल, हथियार और दीगर अशिया को जब्त किया गया। कई को सजाए मौत दी जा रही हैं। ईरान दाखिली और खारजी महाज पर मुकम्मल होशियार है। अब दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरान अब IAEA से ताउन जारी रखेगा या उसे ख़त्म कर देगा? ईरान की पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है कि वो अब IAEA यानी एटमी तवानाई तंजीम से कोई ताउन नहीं करेगा। ईरान का इल्ज़ाम है कि IAEA के सरबराह ग्रूसी यहाँ से मालूमात लेकर इसराइल को फराहम करते हैं। अगर ईरान अपना एटमी प्रोग्राम खुफिया रखता तो ये उसका हक है। ट्रम्प तो दावा कर रहे हैं कि ईरान का यूरेनियम ख़त्म हो चुका है, लेकिन दुनिया के माहिरीन मानते हैं कि ईरान के पास अभी भी वो तमाम यूरेनियम मौजूद है। अब दोस्तों यहाँ बात कर लेते कि इसराइल की अंदरूनी सियासत और नेतन्याहू का मुस्तकबिल क्या है। नेतन्याहू पर करप्शन का केस है जिसमें
قطری ایجنسی سے پیسے لینے کا الزام ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ وہ سب کچھ بھول چکا ہے اور عدالت سے گواہی مؤخر کرنے کی درخواست کی، لیکن عدالت نے اس درخواست کو مسترد کر دیا۔ اور دوستو یوں لگتا ہے کہ جنگ چھڑنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نیتن یاہو اس مقدمے سے بچنا چاہتا تھا۔ اب جب جنگ رک گئی ہے تو دوبارہ عدالت کا سامنا اسے کرنا پڑ رہا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ نیتن یاہو رجیم چینج تو کرنے گیا تھا ایران کی، مگر شاید اب اسرائیل میں اس کی اپنی رجیم چینج ہو جائے گی۔ اب دوستو بات کرتے ہیں کہ غزہ کے بارے میں اسرائیل، امریکہ اور UAE میں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ ایک نئی رپورٹ کے مطابق دوستو حماس کی قیادت کو غزہ سے باہر نکالا جائے گا۔ سعودی عرب، مصر، اردن یا کوئی اور عرب ملک مل کر غزہ کا انتظام سنبھالے گا اور ویسٹ بینک کے کچھ علاقوں کو اسرائیل میں شامل کیا جائے گا۔ فلسطین کو ایک محدود ریاست بنانے کا وعدہ کیا جائے گا، لیکن اس ریاست کے پاس نہ فوج ہوگی نہ بارڈر کا کنٹرول۔ جبکہ دوستوں میں بتا دوں کہ اس طرح کا منصوبہ ایک بار پہلے بھی ہو چکا ہے، کیونکہ ایک معاہدہ ہوا تھا جسے اوسلو ایگریمنٹ کہا جاتا ہے، اور اس معاہدے کے بعد بھی اسی طرح کی امید دلائی گئی تھی، لیکن فلسطینیوں کے ساتھ ہمیشہ دھوکہ ہوا۔ اگر یہ پلان نافذ کیا گیا تو فلسطین کی آزادی کا خواب اور بھی دور چلا جائے گا۔ اور دوستو یہ ایک تشویش کی بات ہے، اور سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا غزہ کی مزاحمتی تنظیم حماس اس سازش پر راضی ہوگی؟ کیا سعودی عرب اپنے موقف سے ہٹ کر اسرائیل سے ہاتھ ملائے گا؟ کیا سیریا کے لوگ اپنی زمین اسرائیل کو دینے پر چپ رہیں گے؟ کیا ایران آنکھیں بند کر سب کچھ دیکھتا رہے گا؟ اگر یہ جھوٹا معاہدہ زبردستی نافذ کیا گیا تو دوستو یہ بات یاد رکھیے کہ 2-4 سال تک تو امن دکھائی دے گا، لیکن پھر نئی مزاحمتی تحریک جنم لیں گی اور فلسطینی دوبارہ بندوق اٹھا لیں گے۔ اب دوستوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔